मुल्क में अपोजिशन की सियासत इस वक्त गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अमलन गैर फाल हो चुकी है। लॉन्ग मार्च मुलतवी हो चुका है। इस्तीफों का मामला खटाई में पड़ गया और वक्त गुजरने के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी में फासले मजीद बढ़ते जा रहे हैं। पहले इस्तीफों पर तनाज़ा हुआ, फिर सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर तनाज़ा हुआ, फिर पीडीएम की क़यादत की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से इस्तीफे दे दिए। फिर NA 249 के नताइज के बाद दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी जंग जारी रही और फासले कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि अब ये दोनों जमातें एक दूसरे को सिलेक्टेड होने का ताना भी दे रही हैं। हुकूमत के लिए ऑपोजिशन कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन के लिए ही चैलेंज बन गई है। हुकूमत के खिलाफ मिलकर लड़ने के बजाय इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। सेनेट में अपोजिशन लीडर से लेकर ज़िमनी इंतखाबात तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या ईद के बाद कुछ अलग कर सकते हैं? ईद के बाद पीडीएम के इजलास की बातें भी हो रही हैं, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात भी बरकरार हैं। और क्या हुकूमत के लिए अब कोई और चैलेंज रह गया है? हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकारों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाई साहब, फाद हुसैन साहब और आसमी शहजादी साहिबा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, जो इख्तलाफात हो गए हैं, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ साहिबा के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबा के अच्छे जुमलों का तबादला भी और उसके बाद सख्त ट्वीट्स का तबादला भी। क्या पीडीएम दोबारा मुतहर्रिक होकर हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन सकती है या पीडीएम का खुदा हाफिज हो चुका है? मेरा ख्याल है अभी तो ऐसा नहीं लगता कि कोई सुलह हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो माजरत करें, जबकि पीडीएम चाहती है कि वो माजरत करें जो उन्होंने इजहार वजूह के नोटिस पे बात की है। तो जब दोनों ही माजरत नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है बात नहीं बनती। मेरा ख्याल है कि कोई फ़रीक ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान पर पीपल्स पार्टी का अब एतमाद नहीं रहा। वो समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका टिल्ट ज़्यादा नून लीग की तरफ है, इसलिए कोई ऐसा फ़रीक नहीं है जो सुलह करवा सके आपस में, और कोई ऐसा नहीं है जिस पर एतमाद हो सबको। तो इसलिए अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती कि इनका दोबारा एतमाद बहाल हो या दोनों इकट्ठे हो जाएं। और भाई साहब, कुछ हालात तो वाक़यात ही इनको एक कर सकते हैं या मामला अब आगे निकल गया है उससे भी? नहीं, मेरा ख्याल है हालात तो वाक़यात जो होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा कारगर हरबा होते हैं। और बज़ाहिर दूसरी बात यह है कि पीटीआई की हुकूमत बिल्कुल उसी तरह कायम है, मजबूत है। तो वो भी एक चैलेंज है, जिस चैलेंज को मीट करने के लिए ये इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल ये रास्ता तो बंद नहीं हुआ, क्योंकि जितनी देर पीटीआई की हुकूमत कायम व दायम है और जितनी देर अपोजिशन के लिए चैलेंज मौजूद है, उस वक़्त तक ये रास्ता भी खुला है कि ये इकट्ठे हो जाए दोबारा से। फाद हुसैन साहब, ईद के बाद इजलास भी कर लें, मगर ये मामला अब पीडीएम का जो ख़तरा हुकूमत के लिए बनने की बात थी, वो अब बात बहुत दूर चली गई आपके ख्याल में भी? शाहजेब साहब, मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है। देखिए, जितने इख्तलाफात पिछले चंद हफ्तों में बढ़े हैं, उसके बाद तो यानी तकरीबन नामुमकिन सा लगता है कि पीडीएम जो है वो किसी भी तरीके से फाल रह सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका एक ढांचा मौजूद रहेगा और ऐन मुमकिन है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब बहुत हद तक मुतहर्रिक हो गए हैं, तो उनकी प्रेजेंस की वजह से शायद लोग आपस में बैठ भी जाएं और कोई बातचीत हो भी जाए। लेकिन जो पीडीएम जिस मकसद के लिए बनी थी कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए, वो मकसद पूरा होता मुझे नजर नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से पीडीएम के जो लीडरान हैं उनमें जो ज़ाती रंजिशें पैदा हो गई हैं और जो पब्लिकली जो एक दूसरे से वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर कराची के इलेक्शन के बाद जो लबो लहजा इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक पीडीएम जो है वो एक यानी कि बहुत लूज सी अलायंस तो रह सकती है, लेकिन उसका मकसद जो है वो मुझे बहुत हद तक ख़त्म होता नज़र आ रहा है। सिर्फ ये मुमकिन है कि वो कुछ इश्यूज पे पार्लियामेंट में इशू टू इशू कुछ ताउन कर लें, लेकिन गवर्नमेंट को घर भेजना, गवर्नमेंट को की मुद्दत को ख़त्म करना, उस हवाले से मेरा ख्याल है पीडीएम का रोल मुझे फ़िलहाल कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आसमा शराजी साहिबा, निकले थे ये हुकूमत को सिलेक्टेड कहकर, उसके खिलाफ अब एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। कहा कि बाई इलेक्शन लड़ेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात लड़े थे कि हुकूमत को ग्राउंड नहीं देंगे, मगर लीडर ऑफ द अपोजिशन पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आए। अब कुछ रह गया है पीडीएम में? देखिए, ज़ाहिर है रह तो ऐसा कुछ नहीं गया, लेकिन ये सिलेक्टेड सिलेक्टर और जो बीच में नए सिलेक्टर की जो रेस है वो इस वक्त चल रही है। और तीनों के अंदर अब दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो मेरा ख्याल है अगले इलेक्शंस की तरफ चूँकि देख रही हैं, तो लिहाजा अब एक नई
सिलेक्शन या इलेक्शन को तो कम, हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उसकी तरफ भी एक पेशरफ्त हमें दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह कि पीडीएम के टूटने की जिम्मेदारी किसी एक जमात पे हो या ना हो, लेकिन दोनों जमातें जिस तरह से अब कर रही हैं, लड़ रही हैं, ऐसे लगता है कि एक रिवायती हरीफ जो कि हमेशा से इलेक्शंस के दरमियान रहे हैं, अगले इलेक्शन के लिए वो सब बंदी कर रहे हैं। और वही नज़रियाती सियासत जो है वो आगे हमें इलेक्शन में देखने को नज़र आएगी, जो कि इससे पहले नज़र आई है। और जहाँ तक पीडीएम के इख्तलाफात की बात है, एक थोड़ी सी उम्मीद जो जैसे अभी फाद साहब ने कहा कि शहबाज साहब के बाहर आने से नज़र आई थी, और हमें पता भी है कि कुछ राब्ते भी जो है वो बैकडोर चैनल हुए थे शहबाज साहब के पीपल्स पार्टी के साथ भी और मौलाना के साथ भी। जैसे ही उन्होंने, मौलाना ने अनाउंस भी कर दिया कि अब शहबाज इन हो गए हैं, मरियम आउट हो गई हैं, लिहाजा वो एक उम्मीद से बनी थी। लेकिन 249 के इंतखाब के बाद जिस तरह से पीएमएलएन ने बहुत एब्रप्ट और बहुत जल्दी धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं बल्कि खुद शहबाज शरीफ के लिए भी बहुत सी मुश्किलात होंगी कि वो आगे जाके जो पार्लियामान की हद तक एक प्लेटफॉर्म था अपोजिशन का, या उसके ऊपर उन्होंने बात करनी थी, उसके लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पीडीएम के लिए तो मौलाना फजलुर रहमान का जो किरदार था वो तो जाहिर है कि एक तरह से हो चुका है, उसकी नफ़ी हो चुकी है। लेकिन जो शहबाज शरीफ को कहा जा रहा था कि वो शायद आके पीडीएम के अंदर कोई रूप फूंक देंगे, तो अब उसके चांसेस कम ज़रूर हो गए, ख़त्म नहीं हुए। और हो सकता है ये इम्कानात की सियासत है, आगे जाके चंद दिनों के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जिस तरह की एक सफबंदी हो रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो खुल के भी शायद बात करें, और हो सकता है कि मरियम साहिबा भी जो है वो कोई इस पर बात करे। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आइंदा के इंतखाब के लिए एक टोन ज़रूर सेट कर दी एक दूसरे के खिलाफ, और ऐसे लगता है कि उसमें से जो तीसरा फरीक है वो एक तरह से माइनस होता नज़र आता है, जो कि इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात में भी हमने देखा है। अस्मा, और हमने देखा था कि दरमियान में ज़ाहिर है पहले तो अच्छी अच्छी बातें होती थी, मगर जब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई है उसके बाद भी जैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई ट्वीट किया है, मरियम नवाज साहिबा ने फौरी तौर पर जवाब दिया। इसका मतलब है कि अभी तक जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी कुछ मना नहीं किया है कि जी मामलात को ठंडा करना है, इसलिए जो लफ्जी जंग है वो जारी है ट्विटर पर। देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो मसाइल हैं उसमें काफ़ी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर तजाद नज़र आ रहा है, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत सी गलतियां हुई हैं। लेकिन जो तजाद सियासत का है वो शायद इस वजह से भी है कि अभी तक पता नहीं चल रहा कि पीएमएलएन जो है वो चाहती क्या है। मतलब पीएमएलएन ये चाहती है कि वो इस्तीफ़े दे दे, वो मज़ामती तहरीक चलाए, वो लॉन्ग मार्च करे, वो उनके अंदर ही ये शायद ये फैसला नहीं हो पाया। और हम बहुत सारे लोगों से पीएमएलएन के अंदर भी जब बात करते हैं तो एक तजाद नज़र आता है, ऐसे लगता है कि मज़ाहमत और मफाहमत का आपस के अंदर जो है वो मुकाबला चल रहा है। तो पहले तो पीएमएलएन को ये फैसला करना है कि वो किस तरह से इस पूरी जो ईद के बाद का जो नैरेटिव है उसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे। वो मज़ामती तहरीक चाहते हैं, वो सड़कों पे आना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, वो पार्लियामान के अंदर या पंजाब असम्बली के अंदर कोई मूव करना चाहते हैं जिसके के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। गो के शहबाज साहब या उन दूसरा जो ग्रुप है वो शायद इस बात का ख़्वाह नज़र आता है हमें कि आप किसी तरीके से इन्वॉल्व करके आप चीज़ों को आगे लेके बढ़े, क्योंकि अभी भी हुकूमत के पास 2 से सवा 2 साल पड़े हुए हैं, और ये काफ़ी लंबा टाइम है जिसके अंदर आपको टफ टाइम देना पड़ेगा और देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन के अंदर जो है वो 2 जो ग्रुप्स की सियासत है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको पहले फैसला करना है कि वो चाहते क्या है, और वो आगे जो ईद के बाद की मूवमेंट है उसको किधर लेके जाना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि बड़ा अहम होगा ईद के बाद देखना कि पीएमएलएन जो है वो अपना नैरेटिव कैसे, अभी जो हाल ही में हमने इंटरव्यू पढ़ा है शहबाज साहब का, वो एक दफ़ा फिर मफाहमत की बात करते हैं, वो फिर एक दफ़ा मईशत की बहाली के लिए हुकूमत का साथ देने की बात करते हैं, वो एक दफ़ा फिर इंतखाबी इस्लाहात के लिए बात करते हैं। आप बिल्कुल एक चेंज नैरेटिव है जो कि दूसरी तरफ से आता है, जबकि मरियम साहिबा का और मियाँ साहब का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़रियाती तौर पर क्लैरिटी के साथ पीएमएलएन को सामने आना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है। सुहेल बड़ाई साहब, तो फिर हुकूमत, ज़ाहिर जब हुकूमत आई तो साफ नज़र आया कि ओपोजिशन को उन्होंने टारगेट किया, पॉलिटिकल कैपिटल उनके पास मौजूद था, इदारों की पूरी सपोर्ट उनके पास मौजूद थी। अब 2.5-3 साल बाद ज़ाहिर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठे हैं, मगर जब ओपोजिशन नाकाम हो गई तो हुकूमत के पास क्या अगले 2.25 साल में डिलीवर करने के लिए उसी तरह का पॉलिटिकल कैपिटल, इदारों की सपोर्ट, वो सब चीज़ें मौजूद हैं जब ओपोजिशन तितर बितर है, या हुकूमत के लिए अपने चैलेंजेस हैं? मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए अपने चैलेंजेस हैं। ये ठीक है कि अपोजिशन म्यूट हो गई, अपोजिशन के अंदर वो डंग नहीं रहा,
लेकिन हुकूमत की ना गवर्नेंस हुकूमत से ठीक हो रही है, ना मईशत ठीक हो रही है। और अभी जो शौकत तरीन साहब ने कहा है कि IMF से मुआहदा भी ठीक नहीं किया गया, उससे तो और भी शुबहात बढ़ गए हैं। पहले ही ये शक का इजहार किया जा रहा था कि मईशत ठीक नहीं होगी और जो ग्रोथ रेट है वो इंतहाई मनफी जा रहा है और उसका कोई इम्कान नहीं है बेहतरी का। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नेंस और मईशत यही दो चैलेंज हैं हुकूमत के लिए जिनसे निकलना मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, मगर अगर यहाँ से चीज़ें बेहतर करनी है, आपने देखा है साल साल में मुख्तलिफ हुकूमतें गलतियों से क्या सीख कर यहाँ से बेहतरी हो सकती है, या आपको अभी भी हुकूमत में वो फोकस नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर हों अगले इलेक्शन तक? मेरा ख्याल है कि बेहतरी तो हो ही सकती है, कोई भी इनको गाइड कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अनगाइडेड मिज़ाइल हैं, ये किसी की सलाह भी नहीं ले रहे। शौकत तरीन साहब मेरा ख्याल है एक सीनियर वाइस जो हैं वो लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर आए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो सारी एक इमारत खड़ी की गई है गवर्नेंस की, जिसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है और जिसकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, इसको कोई अकेला आदमी अब ठीक कर सकता है। अब मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि इसको रुखसत नहीं किया जाता। फारूक हुसैन साहब, आप क्या देख रहे हैं इस्लामाबाद में? आपको लग रहा है कि हुकूमत की कम से कम एक सिमत है, इदारों की सपोर्ट भी उसी तरह कायम है, ओपोजिशन तितर बितर है, अभी भी अगर टर्न अराउंड करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपको भी लग रहा है कि अब बहुत मुश्किल है मामला? देखिए शाहजेब साहब, मेरा ख्याल है इदारों की सपोर्ट एक बड़ा क्रूशल फैक्टर था जो हुकूमत को पहले 2-2.5 साल जो है वो यहाँ तक पहुँचाने में उसका बड़ा अहम रोल था। और उसकी वजह ये थी कि आम तौर पे अगर हुकूमत के पहले 2-2.5 साल उसमें कोई हमें वाज़े तौर पर कुछ पेशरफ नज़र ना आ रही हो या गवर्नेंस के जो रिजल्ट्स हैं वो नज़र ना आ रहे हों, तो हुकूमतें जो हैं वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। ये हुकूमत उस तरीके से अनस्टेबल नहीं हुई क्योंकि इदारों की सपोर्ट थी, और वो सपोर्ट हमें नज़र कैसे आती थी कि तनकीद जो है वो नहीं हो रही, या अगर सरगोशियों में जो बात होती है तो उसमें ये सुनने को नहीं मिल रहा कि कुछ परेशानी है या कुछ इख्तलाफात हैं। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बज़ाहिर ये लगता है कि जिस तरह की सपोर्ट या जिस तरह का मुकम्मल तौर पर उनको हिमायत हासिल थी पिछले 2-2.5 साल में, उसमें कदरन कुछ कमी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इख्तलाफात हो गए हैं, मुमकिन है हुए हों, लेकिन ये ज़रूर है कि तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र आ रहे हैं और हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि गवर्नेंस के हवाले से बात हो रही है कि ये लोग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब सवाल ये है कि अगर ये कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र आते हैं इदारों की तरफ से, तो फिर क्या अगले 1.5-2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई ज़बरदस्त काम कर सकती है जिससे उसके अगले इलेक्शन में जीतने के इम्कानात बहुत रोशन हो जाएं? उसका जवाब मुझे जो कम अज़ कम समझ आता है शाहजेब साहब वो ये है कि मुझे कोई ठोस सिमत नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से सोहेल बड़ाइच साहब वही बात कह रहे थे कि 2 साल में अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से कोई काम शुरू कर रहे हैं तो फिर इम्कानात कम होते हैं कि आप उसमें से कोई बहुत बड़ा नतीजा निकाल लेंगे। तो इनके लिए, इस वक्त हुकूमत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगले 2 साल में कुछ हद तक जो मईशत है उसको बेहतर करें, ग्रोथ रेट को थोड़ा सा मजीद बढ़ाएं ताकि ये जो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएं। इसके अलावा मुझे और कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती नजर नहीं आ रही। असमा शराजी साहबा, बड़े रिफॉर्म्स, तब्दीली सबका नारा लगाकर हुकूमत आई थी। 2.25 साल का जो अरसा बाकी है उसमें आपको नजर आता है कि इस हुकूमत के पास वो कैपिटल है कि वो डिलीवरी कर सके? देखिए, कोई मौजज़ा ही होगा तो कोई डिलीवरी होगी हुकूमत की तरफ से। सरेदस्त तो ऐसा नज़र नहीं आता कि कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक कोई ये चिराग रगड़े तो अगले 2 साल के अंदर कोई इनको जिन निकल आए और कुछ कर दे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है और फिर अभी बजट आने वाला है और फिर बजट के साथ जो बजट से पहले जो ग्राउंड शौकत तरीन साहब प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, IMF का बजट है, फिर उसके अंदर अपने अंदर बहुत अनरेस्ट है, बहुत सारे
सारे लोग हैं जो कि पीटीआई के अंदर इस बात को का एहसास किए हुए हैं कि उन्होंने वापस अगर हल्के में जाना है, अगर इलेक्शन फौरी तौर पे होता है जिसका इंदिया दिया जा रहा है बार बार कि हम असेंबलियां तोड़ सकते हैं, तो वो किस तरह से लोगों को फेस करेंगे, क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर बजट के से पहले जहांगीर तरीन ग्रुप का आ जाना और जिस तरह से वो आया है और जिस तरह से वो ग्रुप अब मूव कर रहा है और फिर इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे लोग जिस तरह बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए बहुत अहम होगा कि वो अपने लोगों को किस तरह से एक जगह पे रखते हैं। बहुत अच्छी तरह से लोगों को पता है कि अभी जब कॉन्फिडेंस का वोट आया था तो उस कॉन्फिडेंस के वोट के अंदर क्या हुआ था। बहुत सारे 5, 7 से 8 लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि वो उस दिन ना जाएं, मगर उनको फिर अपोजिशन ने उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं किया। फिर बहुत सारी और वजूहात भी सामने आई। तो मेरा ख्याल है जो परफॉर्मेंस की बात है, कौन सा ऐसा पैरामीटर होगा जिसके ऊपर आप आके तो ये कहेंगे कि आप 2.25 साल के अंदर जो है वो बिल्कुल काया पलट देंगे या थोड़ा सा बेहतर करेंगे। जो आदादो शुमार आ रहे हैं वो 1.3 के 1.5 के आ रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है, रजा बाक़िर साहब कहते हैं शायद 3 पे चले जाएंगे। आप उससे हट जाए, चीनी की अवेलेबिलिटी हो, रोटी कपड़ा मकान की बात हो, या फिर आप देखें कि आपके आटे की फराहमी का मसला हो, अभी जिस तरह से वीट की बातें हो रही हैं, ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं। फिर जिस तरह से महंगाई डबल डिजिट में आ गई है, रिकॉर्ड महंगाई इस वक्त हो रही है, समझ नहीं आता कि हुकूमत किस तरह से लोगों को मुतमईन करेगी। बिलाखिर उनको हुकूमत को आवाम के पास जाना है और उससे पहले अपने नुमाइंदों के पास जाना है जो कि बजट लेके बैठे होंगे। तो बहुत बड़ा चैलेंज तो ये बजट ही है जो कि जून में आने वाला है, और इसी के ऊपर निगाह जो है वो अपोजिशन की होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से पीडीएम के अंदर फूट पड़ी है उसके बाद तो ऐसे लगता है कि हर तरफ से एक मायूसी है, ना सिर्फ अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। और ये जो खला है, ये खला किधर पाकिस्तान की सियासत को लेके जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया, तजिया की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आंखों पे बात करेंगे। पिछले 2 सालों में टैक्स इकट्ठा करने में नाकामी, सर्कुलर डेट में कमी करने में नाकामी और 8% से ज़्यादा फिस्कल खसारे और 13.25% तक पर महंगे कर्जों ने हुकूमत के कर्जों में इजाफे और सूद के इजाफे में अहम किरदार अदा किया। और इस वक्त पाकिस्तान के कर्जों का हजम जीडीपी का 27.7% पर पहुंच गया है। हालांकि नून लीग ने यह कर्ज जीडीपी के 72.5% पर छोड़ा था। पाकिस्तान का कर्जा फरवरी 2021 में 36,600 अरब रुपए को तजावुज कर चुका है। सिर्फ पिछले साल के फरवरी के मुकाबले में 9.6% या 3,195 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। मगर हुकूमत का यह दावा है कि उसने सबसे ज़्यादा कर्ज वापस किए हैं, कर्जों में इजाफा नहीं किया है। और साथ ही अगर हुकूमती वज़रा का ये दावा दुरुस्त है कि नए कर्जे पुराने कर्जे वापस करने के लिए लिए, तो नून लीग का छोड़ा गया 24,000 का कर्जा 36,000 पर कैसे पहुंच गया। इस हवाले से खुद हुकूमत के अपने साल 2019 और 20 के इकनॉमिक सर्वे में आदादोशुमार बताए गए हैं, जो आपके सामने रख देते हैं। 2008 में पाकिस्तान का टोटल कर्जा 6,000 अरब रुपए था। फिर 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई और नून लीग की हुकूमत आई तो कर्जा 14,292 अरब रुपए हो चुका था। और जब 2018 में नून लीग की हुकूमत गई तो उसमें मजीद 10,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका था और कर्जा 24,953 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और खुद हुकूमत के अपने जारी किए गए मुआशी सर्वे के नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मार्च 2020 में यह कर्ज 35,207 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। यानी 11,000 अरब रुपए का इजाफा गुज़िश्ता बरस के मार्च में हो चुका था। और अब फरवरी 2021 तक यह कर्ज 36,600 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। यानी 5 साल में जो 10,000 अरब रुपए का इजाफा नून लीग ने किया, 30 महीने में उससे ज़्यादा इजाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर चुकी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक सिर्फ बैरूनी कर्जों की मद में हुकूमत जुलाई 2018 से मार्च 2021 तक 32.9 अरब डॉलर्स का कर्ज ले चुकी है, जबकि नून लीग की हुकूमत ने पूरे 5 सालों में 42.4 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जे लिए थे। यानी नून लीग के 5 साल के कर्जों का 78% तहरीक इंसाफ की हुकूमत 30 महीने में ले चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से लिए गए 32.9 अरब डॉलर्स में से 25 अरब डॉलर्स बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए लिए गए। स्टेट बैंक के डेटा के मुताबिक इस हुकूमत ने टोटल बैरूनी कर्जों में 15 अरब डॉलर्स का इजाफा किया। यानी 32.9 अरब डॉलर्स में से पुराने कर्ज वापस करने के बाद भी 15 अरब डॉलर्स का नया कर्जा चढ़ा दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स की तहकीक के मुताबिक नून लीग की हुकूमत ने 27 अरब डॉलर्स का बजट खसारा पूरा करने के लिए कर्जे लिए, जबकि 24 अरब डॉलर्स कर्ज वापस किए। यानी करंट अकाउंट और बजट खसारा होगा तो कर्जों में इजाफा ही होगा। हर हुकूमत पिछले कर्जे वापस करेगी मगर नया कर्जा और ज़्यादा चढ़ाती जाएगी। और इस हुकूमत के 2 सालों में रिकॉर्ड 8% से ज़्यादा फिस्कल खसारा रहा, जो माजी में नहीं था। जब 8% से ज़्यादा फिस्कल खसारा होगा, ना कि बजट का सरप्लस होगा, तो कर्ज बढ़ना ही था। वज़ीर आज़म कर्ज वापस करने की बात तो करते हैं और उसके बाद उससे ज़्यादा कर्ज लेने का नहीं बताते हैं।
जैसा कि स्टेट बैंक के जारी करदा ऑक्शन कैलेंडर के मुताबिक ये हुकूमत अप्रैल से जून 2021 के सिर्फ 3 महीनों में 4,700 अरब रुपए ट्रेजरी बिल्स और 825 अरब रुपए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के जरिए कर्ज लेगी। और जाहिर है इन 3 महीनों में इस 5,500 अरब रुपए के कर्ज में से पुराने मेच्योर होने वाले ट्रेजरी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की वापसी भी शामिल होगी और हुकूमत के खसारों की वजह से नए कर्जे लेना भी शामिल होगा। इसी के साथ IMF के मुताबिक पाकिस्तान अगले 12 महीने में 27 अरब डॉलर्स का कर्ज लेगा और यह कर्जा अपने पुराने कर्जों की वापसी और खसारा पूरा करने के लिए नए कर्जों की सूरत में होगा, यानी कर्जों में इजाफा ही होगा। इन 27 अरब डॉलर्स में से 10.8 अरब डॉलर्स चीन से, 2 अरब डॉलर्स मुत्तहिदा अरब अमारात से, 2.8 अरब डॉलर्स वर्ल्ड बैंक से, 1.8 अरब डॉलर्स G20 ममालिक से, 1.1 अरब डॉलर्स एशियन डेवलपमेंट बैंक और 1 अरब डॉलर्स इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से होगा। IMF के ही अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा अगले माली साल में 5.5 अरब डॉलर्स और फिर 2023 में 6.5 अरब डॉलर्स और 2025 में 10 अरब डॉलर्स पर पहुंच जाएगा। जाहिर है इस खसारे को पूरा करने के लिए मजीद बैरूनी कर्जा लेना पड़ेगा और पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा और बढ़ जाएगा। IMF ही के मुताबिक पाकिस्तान का इस साल फिस्कल खसारा 7.1%, 2022 में 5.5% और 2023 में 3.9% होगा। अब इस खसारे को पूरा करने के लिए भी मजीद कर्जा लेना पड़ेगा और पाकिस्तान के टोटल कर्जे में इजाफा ही होगा। और यही वजह है कि IMF के मुताबिक इस साल हुकूमत सिर्फ सूद की सूरत में 2,813 अरब रुपए अदा करेगी, मगर अगले साल 3,060 अरब रुपए अदा करेगी और उससे अगले साल सूद की मद में 3,272 अरब रुपए अदा करेगी। और 2023 के इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो 2024 में 3,678 अरब रुपए कर्ज अदा करेगी, सूद अदा करेगी और उससे अगले साल 3,800 अरब रुपए की सूद की अदायगी होगी। यानी जितना गुज़िश्ता बरस का टैक्स इकट्ठा किया गया वो सारा का सारा सूद की मद में जाएगा और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद होगा। यानी तहरीक इंसाफ के बाद जो हुकूमत आएगी, चाहे वो खुद तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत हो, उस पर कर्ज वापसी का बोझ और ज़्यादा होगा। तो सवाल उठ रहा है कि अगर वज़ीर आज़म के दावे के मुताबिक उनकी हुकूमत कर्जों का बोझ उतार रही है तो हर साल टोटल कर्जों और सूद की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है? यही वजह है कि मुल्क का टोटल कर्जा 24,000 से 36,600 अरब रुपए पर पहुंच गया है। अगर GDP के तनासुब से देखें तो गुज़िश्ता हुकूमत के 72.5% से बढ़कर 87.7% पर पहुंच गया है। वरना अगर वज़ीर आज़म और हुकूमती वज़रा का सिर्फ कर्जों में वापसी का दावा दुरुस्त होता तो इन दोनों अशारियों में कमी आती और जितना कर्ज इस हुकूमत को वापस करना पड़ रहा है आइंदा हुकूमत को इससे भी ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। इसलिए GDP में इजाफा नागुज़ीर है ताकि डेट टू GDP को नीचे लाया जा सके और पाकिस्तानी मईशत पर कर्जों का बोझ मईशत के हजम के तनासुब से कम हो सके। कर्जों के बजाय बैरूनी सरमायाकारी की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें इस साल 35% की कमी देखी गई है। पॉलिसी की दुरुस्ती की ज़रूरत है क्योंकि खुद वज़ीर आज़म के हालिया मुंतखब करदा वज़ीर ख़जाना और एडवाइजरी काउंसिल के रुकन शौकत तरीन सूद की अदायगी में इजाफे की जिम्मेदारी इस हुकूमत पर डालते हैं। पिछले 2.5-3 साल में जो डेट में इजाफा हुआ है, आपके ख्याल में हम डेट ट्रैप में मजीद ज़्यादा फंसे हैं जो 2.5-3 साल पहले थे या उससे निकलने में थोड़ा सा बाहर आए हैं? क्योंकि डेट में तो इजाफा हुआ है। आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज़्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1,600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली और आपको कोई जरूरत नहीं थी 30% जो लॉन्ग टर्म था और उसको 70% पे लेके जाने का ओवर इन विद इन ओनली 12 to 14 months। कोई जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं हम करेंगे रीप्रोफाइलिंग इसको, बट वी विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे जब 6-7% पे, तो उसमें फिर करना शुरू करते। लेकिन वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है उसने आपकी कमर तोड़ दी है आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। शामिल करते हैं। LRBT एक ऐसा इदारा है जो 36 सालों से लोगों की जिंदगियों में रोशनी डाल रहा है और मुल्क भर में आंखों के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। ये इदारा पाकिस्तान का आंखों का सबसे बड़ा फ्री आई केयर नेटवर्क है। इस इदारे के पास जदीद तरीन मशीनें और माहिर डॉक्टरों की टीम है। इस ट्रस्ट की बुनियाद 1984 में 10 लाख रुपए से रखी गई और एक मोबाइल यूनिट से इसका आगाज हुआ, जिसका मकसद लोगों को आंखों के मुफ्त इलाज की सहूलत मुहैया करना है। इसी मकसद के साथ ये इदारा तरक्की करता चला गया। आज इस इदारे के तहत जदीद साजो सामान से लैस 19 अस्पताल और 55 क्लिनिक्स हैं। LRBT मुखय्यर हजरात के ताउन से चलने वाला आंखों के मुफ्त इलाज का एक मुस्तनद इदारा है जो रंगो नस्ल, जबान और मजहब की तफरीक के बगैर लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान भर से मुस्तहिक लोग आंखों के इलाज के लिए LRBT का रुख करते हैं। यहाँ न सिर्फ
आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर सहूलत फराहम की जाती है, बल्कि हाई लेवल की सर्जरीज भी बिना किसी मुआवजे के की जाती हैं। LRBT अब तक तकरीबन 4.5 करोड़ से ज़ायद लोगों का इलाज कर चुका है। इसके आगाज़ से अब तक 45 लाख से ज़ायद लोगों की सर्जरीज हो चुकी हैं। यहाँ रोज़ाना तकरीबन 10,600 से ज़ायद मरीज आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन LRBT नजमुल साकिब साहब। उससे मजीद सवाल से बात करते हैं। नजमुल साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर अवाम की इमदाद से आपने अवाम ही की बहुत ज़्यादा मदद की है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको अवाम की और कितनी मदद की ज़रूरत है ताकि आप इस खिदमत का सिलसिला बरकरार रख सकें? देखिए जी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एक UN का इदारा है। उसकी इस्तकात के मुताबिक पाकिस्तान में जो नाबीना लोग हैं और जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं उनका जो अगर आप उनका शुमार देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर पे 26 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो नाबीना है या उनकी नज़रें कमज़ोर हैं और जिनमें से 30 लाख बच्चे हैं। 90% का इलाज हो सकता है और उनकी आंखें जो है, उनकी रोशनी जो है, आंखों की रोशनी बेहाल हो सकती है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि उनके पास इस्तात ही नहीं है, यानी कि उनके पास माली कुव्वत ही नहीं है कि अपना इलाज करा सके। LRBT इस वजह से इजाद हुआ था 36 साल पहले, और इस वक्त कि हम लोग मुफ्त इन गरीबों की मदद कर सकें। इस 36 सालों के अंदर हमने 4 करोड़ 50 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया है। हर रोज 10,600 लोग आते हैं। अब इनके इलाज के लिए हमें 1 अरब और 80 लाख रुपए की ज़रूरत है, और क्योंकि हम चार्ज तो करते नहीं तो हमारी इनकम स्ट्रीम तो है कोई नहीं, तो ये सारा कुछ जो काम होता है वो पाकिस्तानियों की ज़कात और खैरात से होता है। उन्हीं की खैरात और ज़कात को हम दे के लोगों की आंखें रोशन करते हैं, और ये जो जितने भी गरीब आदमी हैं ये फिर एक अपनी कदमों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली को कमा के खाना और उनकी एजुकेशन बच्चों की वगैरह वगैरह कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक आदमी की इंटायर जिंदगी बदल जाती है जी जब उसकी नज़र बहाल हो। वो बोझ नहीं होता और वो पाकिस्तान के लिए भी इनकम कमाता है, अपने फैमिली के लिए भी इनकम कमाता है। इससे बड़ा क्या चीज़ हो सकती है जी कि आपकी ज़कात जो है वो इनकी आंखें बहाल करने में, इनकी आंखें रोशन करने में, इनको अपने कदमों पे खड़े करने के लिए के लिए आप नमस्कार साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बस खबरों बात करें। मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, मगर इंसानियत की खिदमत का जो काम उन्होंने शुरू किया उनका इदारा ईदी फाउंडेशन आज भी अंजाम दे रहा है। उनकी अहलिया बिल्किस ईदी और उनके बेटे फैसल ईदी इन जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। मुल्क में हंगामे हो, कोई कुदरती आफत आ जाए, कठिन रास्ते तय करके मुतासरा लोगों तक पहुँचना हो, जख्मी और मरीजों की मदद करना हो, सड़कों से लावारिस लाशें उठाना हो, लाशों को गुस्ल देना, उन्हें दफनाना, लावारिस लोगों का सहारा बनना, नौज़ायदा बच्चों के झूले से लेकर उसकी परवरिश, तालीम और तरबियत, सेहत के मामलात से लेकर ज़िंदगी की आखिरी सफ़र यानी लहद में उतारने तक की जिम्मेदारियाँ अब्दुल सत्तार ईदी अपनी खुशी से अपने कांधों पर लेकर चले थे। लेकिन 8 जुलाई 2016 को ईदी इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर ईदी के बाद ईदी का नज़रिया, सोच और फिक्र सब जिंदा है और इस इदारे को आपकी इमदाद की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, इदारे को इस वक्त जो इमदाद है, क्योंकि ज़ाहिर खिदमत का सिलसिला तो आपकी तरफ से जारी है, क्या मसाइल का सामना है? आवाम से आपकी क्या अपील होगी? देखिए, हमारी जो इदारा है वो चलता ही चंदे पे है। अगर अवाम डोनेशन नहीं देंगे, लोग अगर डोनेशन नहीं देंगे तो हमारा चलना बहुत मुश्किल है। और हमारे पास पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 5,000 जो है वो बेघर लोग हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे ईदी होम में रहते हैं। हमें उनकी देखभाल करना, उनका ख्याल रखना, उनको खाना पीना देना सारी हमारे जिम्मे है।
और इसके लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान भर में हमारी एम्बुलेंस सर्विस है जो कि पूरे पाकिस्तान में एक्सीडेंट हो, डिज़ास्टर हो, कुछ भी हो, इस तरह की कोई चीज़ हो तो पूरी फ्री चलती है। तो ये तमाम चीज़ों को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फंड्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें आवाम से हमेशा जो है वो मदद की ज़रूरत रहती है और हमारी अपील होती है कि हमें लोग जो है वो चंदा दें ताकि हम अपने इन फलाही सरगर्मियों को चला सकें। बहुत शुक्रिया, सब गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।